हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका एक बार से फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जीके के प्रश्नों की श्रृंखला में आज का ये तीसरा वीडियो। अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करना, ध्यान रखना। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, मेहनत करते चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। जी हाँ, अगर हमारी मेहनत लगातार निरंतर रहेगी तो एक न एक दिन हमें अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। और कहा भी गया है कि फल की इच्छा ना करते हुए हमें कर्म करते रहना चाहिए। बाकी मेरा एक मानना है कि हम अगर फल की इच्छा करेंगे तो हो सकता है हम जैसे इच्छा करेंगे वैसा फल ना मिले, लेकिन हम मेहनत करेंगे लगातार और निष्फल होकर करेंगे फल की इच्छा किए बिना, तो हमें ज़रूर अपनी जो इच्छा होती है उससे भी अच्छा मिलता है। तो देखते हैं आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का, और अब ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर लीजिए। पहला प्रश्न है आज का, कायांतरित सेलों के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 ABC, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो मैं कुछ बातें बता देता हूँ। चट्टानों के बारे में बात है। यहाँ पर कायांतरित सेल इसी प्रकार होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं चट्टानें, जिनमें पहली होती है आग्नेय सेल, आग्नेय चट्टानें, दूसरी होती हैं अपनी अवसादी चट्टानें, और तीसरी होती है कायांतरित चट्टानें। तो देखो आग्नेय सेल क्या होती हैं? जो अग्नि से बनी होती हैं। आग्नेय मतलब अग्नि से, मतलब जिनका निर्माण ज्वालामुखी से बाहर फेंके हुए लावा से होता है, या फिर ऐसे बोले कि उष्ण मैग्मा के भूप्रपट्टी के नीचे ठंडा होने से होता है, वो होती है आग्नेय चट्टानें। और इन्हें प्राथमिक चट्टानें या प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? जो मतलब बहुत कठोर होती हैं और भारी होती हैं। इसके उदाहरण की बात की जाए तो इसमें आते हैं ग्रेनाइट, ग्राम्बो, पेग्मेमाइट, बेसाल्ट वगैरह, इसी में आते हैं डोलेराइट, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। और जो अपने ये धातु होती है ना, सोना चांदी, तांबा, लोहा आदि, ये सभी क्या होती हैं? मूल्यवान धातु हैं, जो भी वो सभी आग्नेय चट्टानों से ही प्राप्त होती हैं ये, तो ये भी ध्यान रखना। और आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषता की बात की जाए तो वो होती हैं, ये कठोर होती हैं और सरंध्र होती हैं, रंध्र से रंवादार होती हैं, ये मतलब क्रिस्टल जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना। और आग्नेय चट्टानें मैग्मा से ही बनती हैं, सभी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं। ये तो आग्नेय चट्टानों के बारे में हुआ। इसी प्रकार अवसादी चट्टानों की बात की जाए तो अवसादी चट्टानें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों के रूप में जमा अवसाद जब अपने वजन से या अपने ऊपर से समुद्र के पानी के दबाव से कठोर हो जाता है तो उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो ये बात हुई अवसादी चट्टानों की परिभाषा की। अवसादी चट्टानों के उदाहरण की बात की जाए तो इसमें आते हैं अपने कोयला, चूने का पत्थर, ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ब्रेसिया, ये भी अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। तो इस प्रकार अवसादी चट्टानों की विशेषता की बात करें तो अवसादी चट्टानों में क्या होता है? ये मतलब जीवाश्म पाए जाते हैं एक तो, और ये होती हैं परतदार, जबकि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है और वो परतदार भी नहीं होती आग्नेय चट्टानें। तो ये तथ्य भी इसका ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों का। और एक बात और बता दूं, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? मुलायम होती हैं और रवे विहीन होती हैं, जबकि आग्नेय चट्टानें आपको पता है रवेदार होती हैं और कठोर होती हैं। इसी प्रकार कायांतरित चट्टानों की बात करते हैं अपन। तो कायांतरित चट्टानों की बात की जाए तो कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? इनमें उपयुक्त दबाव और ताप से जब चट्टानों के मूल लक्षण में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन हो जाता है ना, तो हम उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, या इन्हें कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। और ये परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? वो चट्टानों के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, और चट्टानों की कठोरता में, चट्टानों के खनिज संगठन में भी परिवर्तन हो सकता है। और कायांतरित चट्टानों के उदाहरण की बात की जाए तो इनमें आते हैं संगमरमर, नीस, क्वार्टजाइट, ये इसके कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों चट्टानों को परिभाषित करते हुए देखा, और अब इनके प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि कायांतरित सेल के बारे में बताना है। तो देखो, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। अभी हमने बात की थी, बिल्कुल सही बात है। आग्नेय और अवसादी चट्टानें जब उच्च ताप और दबाव के प्रभाव में आती हैं तो कायांतरित सेलों में बदल जाती हैं। तो ये कथन सही है। कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल कर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। तो देखो ये कथन भी बिल्कुल सही है। कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? जो उच्च ताप और दबाव के प्रभाव में आकर पिघल जाती हैं और द्रवित मैग्मा बनाती हैं। और संगमरमर एक कायांतरित सेल का उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी
ABC जिसमें दिया हुआ है तीनों सही है, मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका पहले का। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतर सेलों में परिवर्तित हो जाती है, ये बात भी सही है। कायांतर सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में द्रवित मैग्मा बनाती हैं और संगमरमर एक कायांतर सेल है, तो इस प्रकार इसका C हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये CTET में आया हुआ प्रश्न, ये भी 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, तो दूसरे का 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाटाडू कुआं, प्रसिद्ध बाटाडू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो देखो इसका बाटाडू कुआं के बार बार प्रश्न आते हैं, भी ये LDC 2018 में आया हुआ प्रश्न है और अभी PTT के एग्जाम में भी आया था, अभी 2020 में जो पेपर हुआ था। तो देखो बाटाडू कुआं है ना, ये बाड़मेर जिले में, बाटाडू कुआं किस में, बाड़मेर जिले में। अगर बाड़मेर जिले की बात की जाए तो बाईतू पंचायत समिति आती है, उसमें आता है बाटाडू, और इसे राजस्थान का जलमहल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। बाटाडू जो संगमरमर से निर्मित है, और संगमरमर किससे बनती है, अवसादी कौन सी चट्टानों में आती है संगमरमर, तो वो आते हैं कायांतरित सेल या कायांतरित चट्टानों में, अभी बात भी की थी अपने। तो इस प्रकार पहला हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। CTET में आया प्रश्न है जुलाई की में, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा अपना लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4। बाकी पर भी हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप वीडियो रोक कर। तो देखो लॉर्ड माउंटबेटन की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। अगर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो थे C राजगोपालाचारी, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रकार दोनों को मैं कन्फ्यूज मत होना, याद रखना। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे, ये भी भारतीयों के प्रति अच्छी भावना रखते थे ये लॉर्ड रिपन जी। और ये जो 10 की जनगणना है भारत की, प्रथम 10 के आधार पर जनगणना, वो इन्हीं के काल में हुई थी 1881 में। तो इस प्रकार ये भी ध्यान रखना, जनगणना से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और भारत में शिक्षा सुधार लाना चाहते थे लॉर्ड रिपन जी। लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो देखो लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार हमने तीनों को देखा और लॉर्ड डलहौजी की बात कर ही चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं इसका 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 है, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने 1919 में एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। विजय सिंह पथिक का प्रश्न आता ही आता है, एग्जाम में जरूर आता है, खासकर फर्स्ट ग्रेड का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। विजय सिंह पथिक जो विजुअलाइजेशन आंदोलन से संबंधित रहे थे, तो देखो 1919 में उन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, इन्होंने निकाला था राजस्थान केसरी, जबकि नवीन राजस्थान इन्होंने ही निकाला था 1921 में, लेकिन 1919 में कौन सा निकाला, राजस्थान केसरी। और राजस्थान पत्रिका का आप जानते ही, वो संपादक कौन है, प्रधान संपादक गुलाब कोठारी। तो इस प्रकार हमने बाकी ऑप्शन को भी देखा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया, तो CTET जुलाई में आया हुआ प्रश्न है ये भी। तो भारत द्वारा कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक। तो देखो भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, जो कि संसदीय की बात की जाए तो संसदीय तो अपनाई गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी, और संघीय व्यवस्था की बात की जाए तो ये कनाडा से ली गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखना। और केंद्र में अनुच्छेद 74-75 में जो संसदीय प्रणाली है ना, उसके बारे में व्यवस्था की गई है केंद्र में 74-75 अनुच्छेद में। जबकि राज्य की बात की जाए तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, इसमें संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य में। तो ध्यान रखना इस बात को भी, इस तथ्य को भी। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य बताना है। रीट में आया हुआ है, मतलब आर्टेट या रीट एक ही बात है। तो देखो चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में उठा सकते हैं, सही कथन है बिल्कुल ये। राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो उसका विवाद हो जाए ना, तो उसको उच्चतम न्यायालय में उठाया जा सकता है केवल, तो ये कथन सही है। सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये कथन गलत है।
सभी सांसदों के मत तो समान मूल्य रखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन सभी विधायकों के मत समान मूल्य नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि विधानसभा क्षेत्र जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पर विधायकों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, इनमें समान मूल्य नहीं रखते हैं, ध्यान रखना इसका। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते, ये भी बिल्कुल सही कथन है। राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर 7वें का। 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था। 8 में आया हुआ प्रश्न ये भी, कबीर, नानक, निम्बार्क, दादू। तो देखो सगुण भक्ति का प्रचारक थे निम्बार्क, जबकि कबीर, नानक और दादू दयाल जी ये थे अपने निर्गुण भक्ति के। तो ये ध्यान रखिएगा। आज का 9वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है। तो देखो थार पारकर नस्ल आप जानते हो किसकी नस्लें हैं, एक गाय की नस्ल है। तो थार पारकर नस्ल पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं, शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती हैं, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं या दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखो थार पारकर नस्ल की बात की जाए तो इसे मालानी नस्ल नाम से भी जाना जाता है, जो कि सर्वोत्तम नस्ल है गाय की, और ये पाई जाती हैं अपने पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन साइड में, इस क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है थार पारकर। दक्षिण पूर्व क्षेत्र की बात की जाए तो देखो गिर नाम की नस्ल हैं गाय की, वो पाई जाती हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र में मेवाती नाम की नस्ल पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये भी ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं इसमें कि जो प्रजनन केंद्र है ना वो किशनगढ़ और जोहटन, किशनगढ़ अजमेर और जोहटन बाड़मेर में है इसका थार पारकर का, तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था। अमरसागर जैसलमेर में, बीठड़ी जोधपुर, देवगढ़ प्रतापगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर। तो देखो पवन ऊर्जा संयंत्र जो कि प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान का वो किया गया था स्थापित अमरसागर जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 1 ये BSTC 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रकार हमने 10 प्रश्न देखे, इनके इर्द गिर्द की बातें भी की। तो आपको प्रश्न कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें, ये आपके आने वाले एग्जाम में भी बहुत उपयोगी साबित होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और जैसे कि आपको पता है हम 10 प्रश्नों के बाद में एक आखिरी प्रश्न छोड़ के जाते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का वो प्रश्न, कल का जो प्रश्न था वो देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। तो देखो राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी भैरों सिंह शेखावत थी, तो ये भी सही है। लेकिन राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे, ये तो थे राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, जबकि यहाँ पर बोलना है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सख्तावत। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सख्तावत, जबकि राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। तो इस प्रकार ऑप्शन ए वाला अपना क्या हो गया? असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर ए एवं बी, तो ए तो नहीं है सुमेलित, लेकिन बी तो सुमेलित है, इसलिए कथन नहीं होगा ये ऑप्शन। केवल सी, तो सी भी सही है, बी भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। बी एवं सी ये दोनों तो सही हैं, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार कौन सा बचा अपना? केवल ए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत और अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। तो इस प्रकार ये कल के प्रश्न का हुआ। ऐसे हम आज प्रश्न दे के जाते हैं, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से असत्य बताइए। यहाँ पर एक असत्य बताना है हमें चारों में से। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट निवेदिता, राज्य की प्रथम महिला उप मुख्य सचिव कुशल सिंह। तो इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है या असत्य है वो बताना है। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और प्लीज़ जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके ताकि। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह, तब तक के लिए थैंक यू।